जगुआर्स की डरिन 3 और तेजस MK-1A में सेम एल्टा 2052 रडार्स लगने के बावजूद भी इनमें क्या क्या अंतर होने वाली है। एरो इंडिया शो के दौरान एडीए की तरफ से एमका की फुल स्केल कॉकपिट सिमुलेटर्स को डिस्प्ले करने का प्लान किया गया है, जिसमें वॉइस एक्टिवेटेड कमांड और एआई सिस्टम को इंटीग्रेट करने की बात सामने आई है। मार्च से पहले एचएएल की तरफ से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को 3 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को डिलीवर करने का प्लान किया गया है। साथ ही एरो इंडिया शो के दौरान लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए भी इनिशियल ऑर्डर मिलने का एचएएल इंतजार कर रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में एक बार फिर से चाइना की तरफ से भारत को धोखा दिया गया है और चाइना चुपचाप अपनी स्ट्रेंथ को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है और अपनी टैक्टिकल एडवांटेजेस को गेन करने के लिए मैसिव डिप्लॉयमेंट कर रही है। और अंत में इंडियन नेवी के एक ऑफिसर ने अभी 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को बिना रुके 8 घंटे से भी कम वक्त के अंदर पूरा करके रिकॉर्ड को कायम किया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस MK-1A को लेके है। अब जैसे कि कैबिनेट कमेटी की तरफ से तेजस MK-1A डील को अप्रूवल मिलने के बाद इसकी फाइनल कॉन्ट्रैक्ट को एरो इंडिया शो के दौरान साइन करने का फैसला किया गया है और अभी से इसकी प्रोडक्शन को लेके एचएएल की तरफ से हर मुमकिन कोशिश और प्रिपरेशन करना शुरू किया जा चुका है। जैसे कि पहले से इसकी इंजन को लेके एचएएल की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक को ऑर्डर प्लेस किया जा चुका है और इसके रडार्स को लेके अभी कुछ और अपडेट सामने आई है। जैसे कि पहले ऐसा लगा था कि तेजस MK-1A में उत्तम एसा रडार को इस्तेमाल किया जाएगा, पर अभी तक उत्तम एसा रडार पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। हालांकि जब तक तेजस MK-1A की प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा तब तक ये प्रोडक्शन के लिए तैयार हो गया होगा, लेकिन फिर भी तेजस MK-1A की इनिशियल बैच में एल्टा की 2052 रडार्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। अब नॉर्मली आपने सुना होगा कि यही रडार हमारे जगुआर्स के डरिन 3 में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन तेजस में लगने वाले एल्टा 2052 और जगुआर्स की एल्टा 2052 रडार्स में कुछ बेसिक अंतर होने वाले हैं। भले ही इनका नाम एक है, लेकिन इनकी पावर और इनकी रेंज में काफी अंतर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जगुआर्स की जो फ्रंटल कोन सेक्शन है वो तेजस MK-1A के मुकाबले काफी छोटा है, जिस वजह से वहां पर जिस एल्टा 2052 रडार को प्लेस किया जाएगा उसके TR मॉडल को काफी हद तक रिड्यूस किया जाएगा, जबकि तेजस MK-1A में जो रडार इस्तेमाल किया जाएगा उसमें काफी ज्यादा TR मॉड्यूल रह पाएंगे। अभी जगुआर्स की रडार में लगभग 500 के आसपास के TR मॉड्यूल रहते हैं, जबकि उस हिसाब से देखा जाए तो तेजस MK-1A के कोन सेक्शन में लगभग 700 से 800 के आसपास TR मॉड्यूल वाले एंटीना को फिट किया जा सकता है, जिस वजह से इनकी रेंज जगुआर्स की रडार के मुकाबले काफी बेहतर होने वाली है। और ये चीज मैंने पहले भी आपको बताया था कि एल्टा की 2052 एक काफी फ्लेक्सिबल रडार है, जिसमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी स्केल अप और स्केल डाउन वेरिएंट को बनाया जा सकता है और आगे चल के सेम लॉजिक हमारे उत्तम एसा रडार के साथ भी अप्लाई किया जा सकता है। यानी कि जिन उत्तम एसा रडार को तेजस MK-2 में इस्तेमाल किया जाएगा उनकी रेंज फ्यूचर में सुपर सुखोई या एमका में इस्तेमाल होने वाले उत्तम एसा रडार से कम रहने वाली है। अगला अपडेट एमका की तरफ से है। एरो इंडिया शो के दौरान एडीए की तरफ से इस बार एमका की कॉकपिट सिमुलेटर को डिस्प्ले करने का फैसला किया गया है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखा होगा जहां पर हमने तेजस MK-2 का एक फुल स्केल कॉकपिट सिमुलेटर के ऊपर वीडियो बनाया था, जिसमें इसकी फीचर्स के बारे में एडीए के प्रोग्राम डायरेक्टर एक्सप्लेन कर रहे थे, तो एमका में आपको लगभग उसी तरीके की सिस्टम देखने को मिलने वाली है। नॉर्मली इसकी कॉकपिट के अंदर आपको एक फुल टच स्क्रीन सिंगल डिस्प्ले मिलने वाली, जिसको मल्टीपल फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसकी डायमेंशन भी लगभग तेजस MK-2 की कॉकपिट जैसा ही रहने वाला है, यानी कि इसमें भी 20 इंच × 8 इंच का डिस्प्ले मौजूद रहने वाला है। और जैसे कि तब एडीए के ऑफिशियल की तरफ से बताया गया था कि इसमें वॉइस एक्टिवेटेड कमांड रहने वाला है, जिससे पायलट को काफी सारे ऑपरेशन करने के लिए किसी भी सिस्टम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि लैंडिंग गियर्स को अप डाउन करने के लिए या फिर फ्लैप्स को अप डाउन करने के लिए वॉइस एक्टिवेटेड कमांड का इस्तेमाल किया जा सकता है। और तब उन्होंने ये भी बताया था कि इसके लिए एआई सिस्टम को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि तेजस MK-2 में किस हद तक आया तो कंफर्म नहीं था, लेकिन एमका में ये पूरी तरीके से मौजूद रहने वाली है, जो कि इसे 360 डिग्री का सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करने वाली है। बाकी इसमें ऑटोमेटिक ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम रहने वाली, जिस वजह से अगर पायलट किसी वजह से बेहोश हो जाता है या फिर हाई जी टर्न की वजह से कुछ समय के लिए ब्लैकआउट हो जाता है, तो ऐसे में प्लेन क्रैश होने से पहले अपने आप रिकवर कर सकता है और अपनी अल्टीट्यूड को मेंटेन कर सकता है और जरूरत पड़ने पर पायलट को होश में आने तक ये अपने आप ही उड़ान भर सकता है। साथ ही इसको रिमोट के जरिए भी ऑपरेट किया जा सकता है और अगर पायलट होश में नहीं आता या फिर उड़ान के वक्त पायलट को कोई मेजर हेल्थ इशू का सामना करना पड़ता है, तो बेस में से ही कोई ऑपरेटर इसको ऑपरेट कर सकता है और उसको बेस में वापस ला सकता है।
सकता है। साथ ही इसमें ऑटो लैंडिंग और ऑटो टेक ऑफ जैसे फीचर्स को भी ऐड करने का फैसला किया गया है, जो कि इसके ऑपरेशन को काफी हद तक स्मूथ करने वाला है। अगला अपडेट भारत की इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेके है। अब सभी को पता होगा कि जब भारत और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव बढ़ा था, तो उसी बीच एचएएल की तरफ से अपनी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की प्रोटोटाइप्स को लद्दाख में भेजा गया था और इनको अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ मिलाकर ऑपरेट किया जा रहा था। अभी इनकी सभी ट्रायल कंप्लीट हो चुकी है और अभी बस इनकी मास ऑर्डर मिलने का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन मास ऑर्डर करने से पहले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से इसकी 15 एलएसपी यूनिट को बनाने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, जिसमें से आर्मी 5 और एयरफोर्स 10 के आसपास हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करने वाली है। अभी एचएएल की तरफ से पहले से इनको बनाना शुरू कर दिया गया था और अभी एचएएल की रीसेंट स्टेटमेंट के मुताबिक वो 2021 की मार्च तक ऐसे 3 हेलीकॉप्टर को आर्मी और एयरफोर्स को डिलीवर करने वाले हैं, जिसके बाद बाकी बचे 12 हेलीकॉप्टर को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर डिलीवर किया जाएगा, यानी कि अगले साल के मार्च के अंदर इनको इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दिया जाएगा। अब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के अलावा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की आर्मी वेरिएंट की लगभग सभी ट्रायल कंप्लीट हो चुकी है और एरो इंडिया शो के दौरान इसको आईओसी ग्रांट किया जाने वाला है, जिसके बाद आर्मी में ऐसे 12 हेलीकॉप्टर को शामिल करने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा। वहीं पर एचएएल की तरफ से अभी MI-17 हेलीकॉप्टर्स की स्टैंडर्ड के हेलीकॉप्टर को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि आगे चल के हमारी सभी MI-17 हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करने वाला है और ये 12 टन क्लास के हेलीकॉप्टर होने वाला है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके। आप सभी को पता होगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना की तरफ से पिछले कई महीनों से किस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है और चाइना की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत और चाइना के बीच साइन किए गए कई सारे रूल को तोड़ा जा चुका है, जिस वजह से आज ये फेसअप वगैरह चल रहा है। लेकिन अभी पता लगा है कि चाइना की तरफ से अभी हाल ही में ही भारत के साथ किए गए कुछ एग्रीमेंट को तोड़ा जा रहा है। जैसे कि जब फेसअप शुरू हुआ था तब चाइना की तरफ से भारत के साथ पहले से किए गए समझौते तोड़े गए थे, फिर दोनों के बीच आमना सामना हुआ था और उसके बाद फेसअप को कम करने के लिए दोनों के बीच बातचीत किया गया था और इसमें यह तय किया गया था कि अभी जितने भी फ्रिक्शन पॉइंट है वहां पर कोई भी फर्दर ट्रूप्स को डिप्लॉयमेंट नहीं करेगा और जितने ट्रूप्स मौजूद है उनको धीरे धीरे वहां से कम करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसको और ज्यादा वहां पे बढ़ाया नहीं जाएगा। और ये स्टेटमेंट भारत और चीन के बीच सितंबर में हुई बॉर्डर मीटिंग के दौरान फाइनल किया गया था। उसके बाद दोनों ही तरफ से तय किया गया था कि अब से कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल को मेंटेन करके रखा जाएगा और जब तक बातचीत से कोई भी हल नहीं निकलता है तब तक कोई भी फ्रिक्शन पॉइंट में ज्यादा ट्रूप्स को डिप्लॉय नहीं करेगा। लेकिन अभी पता लगा कि हालांकि भारत अपने वादे के मुताबिक काम करता आ रहा है, पर चाइना की तरफ से अभी चुपचाप करके अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जा रहा है और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा रहा है। यानी कि एक तरफ भारत के साथ ट्रूप्स को रिड्यूस करने के लिए चाइना बातचीत कर रहा है, लेकिन दूसरे तरफ चाइना धीरे धीरे ट्रूप्स को बिल्डअप कर रहा है और टैक्टिकल एडवांटेजेस लेने की कोशिश कर रहा है। अब हो सकता है विंटर की वजह से चाइना ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसे ही विंटर खत्म हो सकता है चाइना फिर से एग्रेसिव होने वाला है। अगला अपडेट माओइस्ट को लेके। अब सभी को पता होगा कि जैसे नॉर्थ में आतंकवादियों से खतरा रहता है, ठीक वैसे ही उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्य में माओवादियों की तरफ से डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाता है। अब पिछले कई सालों से इनको सप्रेस करने के लिए हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्म पुलिस फोर्सेस को तैनात किया गया है, लेकिन ये लोग आमतौर पर जंगल वाले एरिया में रहते हैं और एक तरीके से अनयूजुअल बैटल टैक्टिक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे जवानों के लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी वजह से जंगल एरिया में ऑपरेशन को करने के लिए सीआरपीएफ को मॉडर्न वेपन सिस्टम और टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप करने का फैसला किया गया है और स्पेशली जंगल एरिया में ऑपरेट करने के लिए और हाई अलर्ट वाले एरिया में ऑपरेट करने के लिए सीआरपीएफ के जवानों को नेत्र V2 या माइक्रो यूएवी F410 से इक्विप करने का फैसला किया गया है। वैसे इनको पहले से भी सीआरपीएफ की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अभी नेत्र की V2 वेरिएंट को खरीदने का फैसला किया गया है, जो कि इसका एक बेहतर वेरिएंट है। इसका कुल वजन लगभग 6 kg के आसपास होने वाला और ये लगातार 60 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इसकी नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड लगभग 35 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ये मैक्सिमम 600 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। सबसे खास बात यह कि अपने आप लैंडिंग कर सकता है या फिर टेक ऑफ कर सकता है। वैसे नॉर्मल ड्रोन की तरह वर्टिकल लैंड और टेक ऑफ कर सकता है, लेकिन इसको मेनली जंगल एरिया में सर्वेलेंस करने के लिए डिजाइन किया गया और इसमें डे नाइट सर्वेलेंस के लिए डुअल कैमरा सिस्टम को फिट किया गया है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 720 पिक्सल की और नाइट विजन कैमरे की बात करें तो ये 480 पिक्सल की। ये कम्प्लीटली मेड इन इंडिया सिस्टम है, जिसको एस्टेरिया एरोस्पेस की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और इनको बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चर करके अप्रैल से मई के बीच सीआरपीएफ को डिलीवर करना शुरू किया जाएगा। अब हालांकि देखने में काफी छोटे हैं, लेकिन इनकी कॉस्ट यहाँ पर काफी महंगी होने वाली है। मतलब एक ड्रोन की कीमत में आप एक बढ़िया सा कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीद सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के हर एक ड्रोन की कॉस्ट ऑलमोस्ट 12 से 15 लाख के बीच होने वाली है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है।
आप सबको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स के बीच अब एक बायलैटरल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है, जो कि लगभग 5 दिन तक चलने वाली है। इसमें फ्रांस की तरफ से राफेल A330 मल्टीरोल टैंकर, A400 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और कुल मिलाकर 175 टीम मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि भारत की तरफ से इस एक्सरसाइज में राफेल, मिराज, Su-30 MKI IL-78 टैंकर और अपनी एवेक्स को शामिल किया गया था। इसी बीच फ्रेंच एयरफोर्स के कमांडर मेजर जनरल लॉरेंट लेवर्ट को भी इंडियन एयरफोर्स की Su-30 MKI एयरक्राफ्ट में उड़ान भरने का मौका दिया गया था। मेजर जनरल लॉरेंट अभी फ्रेंच एयरफोर्स की एयर डिफेंस कमांड की सेकंड इंचार्ज है और इससे पहले वो जगुआर और मिराज जैसे एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर चुके हैं। उनका ये कहना था कि ये पहली बार है जब उनको Su-30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट में उड़ान भरने का मौका मिला है और उनको Su-30 MKI एयरक्राफ्ट में कंप्लीट सॉर्टी करने का मौका मिला है। वहीं पर दूसरी तरफ थंजावुर में अभी Su-30 MKI एयरक्राफ्ट की नंबर 222 स्क्वाड्रन को दोबारा एक्टिव करने के बाद इस बात को लेकर हमारे सदर्न एयर कमांड के चीफ एयर चीफ मार्शल अमित तिवारी ने बताया कि ये एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप है, जिससे आगे चल के सदर्न पार्ट की मैरिटाइम सिक्योरिटी काफ़ी हद तक बेहतर होने वाली, क्योंकि Su-30 MKI एयरक्राफ्ट काफ़ी लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है और ब्रह्मोस मिसाइल के साथ ये डीप इंडियन ओशन रीजन में भी स्ट्राइक कर सकता है, जिस वजह से फ्यूचर में इंडियन ओशन रीजन में कोई भी ऑफेंसिव ऑपरेशन को करने के लिए हमें काफ़ी आसानी होने वाली है। पिछली बार जब ब्रह्मोस मिसाइल को टेस्ट किया गया था तब पंजाब से Su-30 को टेक ऑफ करना पड़ा था, जबकि अभी हम इनको साउथ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही सुलूर में मौजूद तेजस स्क्वाड्रन की वजह से भी सदर्न कमांड की ताकत में काफी इजाफा हुआ है, ऐसा भी सदर्न एयर कमांड के चीफ की तरफ से बताया गया है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की तरफ से या कुल मिलाकर इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से। तो हाल ही में बेंगलोर में अब एक अल्ट्रा मैराथन चल रहा था जिसमें 100 किलोमीटर की रनिंग करना था और इसको लेके अभी कुछ बहुत बेहतरीन खबर सामने आई है। इसमें इंडियन नेवी के एक ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर अभिनव झा ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। ये अभी नेशनल लेवल में एक रिकॉर्ड बन चुकी है, जिसमें लेफ्टिनेंट कमांडर अभिनव झा ने 100 किलोमीटर की रेस को 8 घंटे से भी कम समय के अंदर पूरा कर लिया है और वो भी बिना रुके कंप्लीट किया है। कुल मिलाकर 100 किलोमीटर पूरा करने के लिए उनको 7 घंटे 58 मिनट का वक्त लगा था। इसके बाद कमांडर सुमन मिश्रा भी इनके ठीक पीछे था और उन्हें 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए 8 घंटे और 16 मिनट का वक्त लिया था और इन दोनों को अभी वर्ल्ड 100 किलोमीटर मैराथन के लिए सिलेक्ट किया गया, जो कि इंडियन टीम को आगे चल के रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।